देखिए, आज हम सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे और सिंधु सभ्यता के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस को इसमें देख लेंगे, ठीक है। और इस क्लास से सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। तो चलिए आज देखने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि इतिहास में 3 पार्ट हैं। एक प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है। तो इस तीनों पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं मात्र 15 क्लास में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। आज सिंधु सभ्यता को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम इसके सब्जेक्ट को जान लेते हैं, इसके सिलेबस को पहले जान लेते हैं, कौन कौन से सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता, 16 महाजनपद और मगध का उत्थान, धार्मिक क्रांति में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भारतीय दर्शन को पढ़ने वाले हैं। विदेशी आक्रमण को पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, वर्धन वंश और पाषाण काल को पढ़ने वाले हैं। लास्ट में पाषाण काल को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सिंधु सभ्यता को समझ रहे हैं। सिंधु नदी के आसपास जो भी सभ्यता फूली फली उसी को नाम दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। मान लीजिए यहाँ पे एक सभ्यता जो विकसित हुआ, इसी सभ्यता का नाम क्या दिया गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगर इसका सबसे फेमस अगर पीरियड की बात करें तो वो 2500 BC से 1750 BC माना जाता है। कब से कब? 2500 BC से 1750 BC। लेकिन आज से अगर सिंधु घाटी सभ्यता को देखा जाए तो 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। कितने साल पहले? 4500 साल पहले। आगे हम बढ़ेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने क्या किया? सिंधु घाटी सभ्यता में एक हड़प्पा टीला की बारे में जानकारी दी, ठीक है। और 1853 से 73 के बीच कनिंघम आए और कनिंघम को बात करते हैं भारतीय पुरातत्व के पिता भी कहा जाता है, ठीक है। कनिंघम को याद रखेंगे, भारतीय पुरातत्व के क्या कहेंगे? पिता कहेंगे। और ASI की वे खोज की 1861-62 में, 1861-62 में स्थापना किए कह सकते हैं ASI को, ठीक है। 1856 ईस्वी में वर्टन बंधु के द्वारा एक फाइल लंदन में पेश किया गया और यानी वहाँ पे लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन के दौरान हड़प्पा के कुछ अवशेष मिले हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के क्या मिले हुए थे? कुछ अवशेष मिले थे। 1904 ईस्वी में याद रखेंगे कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई 1904 ईस्वी में। तो इस बात को याद रखेंगे। अब आ गए हम 1921 के पास। 1921 ईस्वी में दायर राम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की स्थापना किया। हड़प्पा की क्या किया? स्थापना किया। और 1922 ईस्वी में और सेकेंड अगर हड़प्पा स्थल की खोज या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में पढ़ा जाए तो RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया। मोहनजोदड़ो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो याद रखेंगे 1980 में शामिल किया गया। 1980 में शामिल किया गया। अब हम समझेंगे कि 1931 ईस्वी में चिन्हदड़ों की स्थापना किसके द्वारा की गई? मजूमदार के द्वारा की गई। इस बात को याद रखेंगे। खोज के बारे में तो जानकारी हासिल कर लिया, लेकिन संस्थापक के बारे में बात करें तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। इसमें कहा जाता है कि 4 प्रजातियां निवास करती थी। वो मध्य सागरीय, ऑस्ट्रेलोइड, मंगलोइड और अल्पाइन। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि वो मध्य सागरीय द्रविड़ जाति के लोग इसके संस्थापक थे। कौन सी जाति? द्रविड़ जाति के लोग इसके संस्थापक थे। इसके काल विभाजन के बारे में अब जानकारी हासिल करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्यतः 3 कालों में बांटकर पढ़ा जाता है। पूर्व हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। पूर्व हड़प्पा काल का जो काल है ना वो 3500 से 2500 BC है। परिपक्व हड़प्पा काल का जो शासन काल है वो 2500 से 1750 BC है और 1750 से 1200 BC उत्तर हड़प्पा काल का है। ये तीनों चरण में आपको कौन ऐसा स्थल है जो तीनों चरणों में दिखाई देता है? तो याद रखेंगे कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनावली। कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनावली तीनों चरणों में मौजूद था, ठीक है।
सर्वाधिक मान्य काल के तो हम पहले ही चर्चा कर दिए हैं। 2500 से 1750 BC को सर्वाधिक मान्य काल कहा जाता है बाई कार्बन डेटिंग के द्वारा, यानी कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा। नेक्स्ट नामकरण की बात करें तो इसका 3 नाम है। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेलुहा। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि अधिकतर सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे पर ही था और पहला इसका खोजल गया स्थल या शहर हड़प्पा था, यही कारण है इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। मेलुहा नाम मेसोपोटामिया से लिया गया है, चूँकि मेसोपोटामिया इसकी समकालीन सभ्यता थी, इसी कारण से इसको मेलुहा भी कहा जाता है। अगर बात करें समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सा था, तो समकालीन 3 सभ्यता था। एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में के समकालीन सभ्यताएं 3 थी। एक था मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता को आपको बता दें कि उसको सुमेरियन की सभ्यता भी कहा जाता है, जो कि दाजला फरात नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर? दाजला फरात नदी के किनारे पर हुआ है। और सबसे पुराना सभ्यता किसी को कहा जाता है तो मेसोपोटामिया की ही सभ्यता हुआ है, लगभग 6000 BC पहले की सभ्यता है। ओके, उसके बाद मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पे है या किस नदी के किनारे? तो नील नदी के किनारे है। और चीन की सभ्यता वांगो नदी के किनारे है। किस नदी के? वांगो नदी के किनारे है। आगे बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार मुख्यतः 3 देशों में हुआ है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में कौन कौन सा स्थल है इसका नाम याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में मंडा है, और पंजाब में रोपड़ है, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनौली, भगवानपुर है, यूपी में आलमगीरपुर, हुल्लास है, राजस्थान में कालीबागा है, गुजरात में लोथल, धोलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर, रोजदी, प्रभासपाम और देसलपुर है। ठीक है, देसलपुर। उसके बाद महाराष्ट्र में दैमाबाद है। महाराष्ट्र में क्या है? दैमाबाद है। नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं। पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चिन्होदड़ो, अमरीकोट दीजिए। हड़प्पा की बात करें तो पाकिस्तान के जो पंजाब है, पंजाब में, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। और नदी किस नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता है। मोहनजोदड़ो लरकाना डिस्ट्रिक्ट में और सिंधु नदी के किनारे हैं। और बात करें चिन्होदड़ो, अमरीकोट दीजिए तो सिंध में है। कहाँ पे है? सिंध में है। नेक्स्ट बात करते हैं अफगानिस्तान में 2 स्थान है, एक शोरतघई और मुंडी कारक है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के अगर टोटल क्षेत्रफल के बारे में बात करें, टोटल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी अगर पूरा रियल अगर क्षेत्रफल देखें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इस बात को याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वह त्रिभुजाकार है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ से त्रिभुजाकार लिखा गया बट नहीं, त्रिभुजाकार है। और सबसे नवीनतम खोजा गया स्थल कौन सा है? सिनौली, जो कि बागपत यूपी में है। सिनौली, बागपत यूपी में। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के दिशा में लास्ट अंतिम छोर पर कौन कौन से स्थल हैं, तो सबसे ईस्ट में बात करें आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी के तट पर है। अगर नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में मंडा है, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के तट पे। और दैमाबाद साउथ में, प्रवरा नदी के तट पे महाराष्ट्र में। एंड वेस्ट में देखें तो सुतकान गेंडोर है, बलूचिस्तान किस नदी के किनारे पे? तो दशक नदी के किनारे पे। तो इसको भी याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़े तो आप सामाजिक व्यवस्था को समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज 6 वर्गों में विभाजित था। एक में पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, किसान, कुम्हार और श्रमिक वर्ग, यानी पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, किसान, कुम्हार और श्रमिक वर्गों में विभाजित था। अगर इसकी सत्ता को देखें तो मातृ सत्तात्मक सत्ता था, यह समाज था, मातृ सत्तात्मक समाज था। मनोरंजन के साधन उस वक्त कौन कौन से थे, किस चीज़ों में लोग इंटरेस्ट करते थे या मनोरंजन करते थे, तो उस वक्त के लोग जुआ, शतरंज, शिकार, नृत्य, पशुओं को लड़ाई देखने में इंटरेस्ट रखते थे, यानी मनोरंजन के साधन ये सारी चीज़ें था। अगर बात करें लिपि का, तो भाव चित्रात्मक लिपि था।
यानी उस पे प्रतीकों का यूज़ होता था। लगभग 250 से 400 प्रतीक का यूज़ वे लोग किया करते थे, जो आज भी अपठनीय है, आज तक उसको पढ़ा नहीं गया है। दाएं से बाएं लिखा जाता था। सबसे ज़्यादा बार किस चीज़ का प्रतीक का यूज़ है, तो मछली है जिसका यूज़ सबसे अधिकतम बार हुआ है। इसका जो लिपि है मौलिक था। एंड 10 प्रतीकों वाला अभिलेख कहाँ से मिला हुआ है? धौलावीरा से मिला है। 10 प्रतीकों वाला अभिलेख कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। बात करते हैं अंतिम संस्कार, यानी अंतिम संस्कार कैसा होता था? तो 3 तरह की विधि था। समाधिकरण था, यानी अल्प समाधिकरण, और पूर्ण समाधिकरण, और दाह संस्कार था। एक तो पूर्ण रूप से जला देंगे, दूसरा क्या, थोड़ा सा क्या करेंगे, जंगल में फेंक देंगे 100 को, और जानवर कुछ खा लेगा, उसके बाद उसको ले जाके दाह संस्कार कर देंगे, मगर उसको दफना देंगे। और तीसरा क्या था? दाह संस्कार, यानी पूर्ण रूप से जला देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में विवादास्पद मुद्दा है किनके बीच? इतिहासकारों के बीच। इसमें लेकिन सबका मानना इतना तो सही था कि केंद्रीय शासन जरूर था। सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा शासन था? केंद्रीय शासन था। 4 सिद्धांत दिए गए अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, जैसे पिग्गट और कौशाम्बी के द्वारा पुरोहित बोला गया, पुरोहितों का शासन था। रामशरण शर्मा के द्वारा व्यापारियों का शासन बोला गया। मैके के द्वारा प्रतिनिधि शासक बोला गया। हंटर के द्वारा जनतंत्रात्मक बोला गया, जनतंत्रात्मक शासन बोला गया। अगर बात करें इनका धर्म कैसा था, तो ये अवधारणा पर आधारित धर्म को मानते थे। जैसे कुछ लोग प्रकृतिवादी अवधारणा को मानते थे, कुछ लोग व्यक्तिवादी अवधारणा को मानते थे। प्रकृतिवादी अवधारणा का मतलब है कि वह प्रकृति के अवयवों को ईश्वर के रूप में पूजा करते थे। व्यक्तिवादी अवधारणा का मतलब हुआ कि वे मानव को ईश्वर के रूप में मानकर पूजा करते थे। आखिर वे पूजा किस किस चीज़ का करते थे, तो इसको देख लेते हैं। वे पीपल का पूजा करते थे, कुबड़ वाला बैल का, मातृदेवी का, पशुपति शिव जिसको आदि शिव, पशुपति शिव का ही नाम क्या है? आदि शिव है। शिवलिंग का पूजा करते थे, लिंग और योनि का पूजा किया करते थे। अन्य पक्ष की बात करें तो पहली बार मूर्ति पूजा हमको सिंधु घाटी सभ्यता में ही देखने को मिलती है। पहली बार मूर्ति पूजा हमको देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का एक भी साक्ष्य नहीं मिला है। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो से बहुत सारे सिल मिला हुआ है, लगभग 500 से अधिक है। ठीक है। और बात करें सिलों पर पशुपति शिव का मूर्ति रहता था, जो जिसका 3 सिंह हुआ करता था। 1 सिंह नहीं, 3 सिंह हुआ करता था। इसके पास पशुपति जो मूर्ति था, उसके पास पैरों के पास 2 हिरन का चित्र था। बाएं साइड में गेड़ा और भैंसा का फिगर था, ये चित्र था। और दाएं साइड में हाथी और बाघ का चित्र था। इस बात को याद रखेंगे। दाएं साइड में हाथी बाघ का, बाएं साइड में गेड़ा भैंसा का, और पैरों के पास किसका? 2 हिरन का चित्र हुआ करता था। अब हम समझने वाले हैं अर्थव्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो 3 स्तंभ माना जाता है अर्थव्यवस्था का। एक कृषि था, व्यापार था और पशुपालन। मुख्य अगर व्यवसाय की बात करें तो कृषि था, सेकेंड व्यवसाय व्यापार, और थर्ड व्यवसाय पशुपालन था उनका। व्यापार वे आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से किया करते थे। और बात करते हैं अब कृषि में आखिर वे कौन कौन से फसल उगाया करते थे। तो फसल की बात करें तो वे जौ, गेहूँ, चावल, कपास, नील, तरबूज, मटर, रागी, ज्वार, सरसों जैसे फसलों को उपजाते थे। अगर आपको बता दें कि कपास जो आज भी उत्पादन होता है कपास का, सबसे पहले किस सभ्यता में उसका उत्पादन हुआ था, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का उत्पादन हुआ था। ठीक है। और जौ ऐसा चीज़ है कि दुनिया में सबसे पहले कोई फसल उपजाया गया था तो जौ ही था। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। लेकिन अपवाद में कौन कौन से फसल का यहाँ उगाया नहीं गया था, तो गन्ना का साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलता है, गन्ना की खेती नहीं होती थी। तो बात आता है मीठे के लिए वो किस चीज़ का यूज़ करते थे, तो मीठा के लिए वो शहद का यूज़ करते थे। किसका यूज़ करते थे? शहद का यूज़ करते थे। नील का साक्ष्य रोजदी से मिला हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। नील का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? रोजदी से। और धौलावीरा से सिंचाई के साक्ष्य मिले हुए, यानी नहर और बांध मिला हुआ है धौलावीरा से। नहर और बांध मिला हुआ है कहाँ से? धौलावीरा से। और सबसे अब हम समझने वाले व्यापार। आखिर उस वक्त
यह 3 स्तंभ हो गया ना। अब व्यापार को समझेंगे, आखिर उस वक्त कौन कौन से व्यापार हुआ करता था। तो आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से व्यापार हुआ करता था। बाह्य जल मार्ग और स्थल मार्ग से हुआ करता था। मेसोपोटामिया से जल मार्ग के द्वारा, और ईरान से हुआ करता था, एंड स्थल मार्ग अफगानिस्तान से हुआ करता था। यानी उस वक्त जो किस प्रणाली के द्वारा व्यापार होता था, तो इस बात को याद रखेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा व्यापार हुआ करता था। किस प्रणाली के द्वारा? वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा। व्यापार में आयात किस किस वस्तु का होता था? तो आयात में तांबा, टीन, सोना, शीशा का हुआ करता था। लेकिन निर्यात कौन कौन से वस्तु होता था? तो कपास, नील, मोहरे और कंसम। जो चीज़ें यहाँ पे थी उसी का तो निर्यात होगा ना, तो इन चीज़ों का निर्यात हुआ करता था। पशुपालन की बात करें, पशुपालन में वे एक सींग वाला गेड़ा को सबसे प्रमुख पशु मानते थे। यानी प्रचलित या प्रमुख पशु पूछा जाए तो एक सींग वाला गेड़ा था। उसके बाद उसके अलावा गाय, ऊंट, कुत्ता, सुअर, भेड़, बकरी, बिल्ली, हाथी, बाघ को भी वे, मगर उस वक्त की जानवर ये सारे चीज़ें थी। एंड सबसे पवित्र पशु वे कुबड़ वाला बैल को मानते थे। सबसे पवित्र पशु किसे मानते थे? कुबड़ वाला बैल को मानते थे। किस चीज़ से वे परिचित नहीं थे? तो याद रखेंगे, घोड़ा और सिंह यानी शेर से वे परिचित नहीं थे। फिर भी वो घोड़ा के कुछ अवशेष मिले हुए हैं सुरकुर्दा से, लेकिन कहा जाता है कि वे व्यापार की दृष्टि से घोड़ा आया होगा, वहाँ मर गया होगा, फिर उसका अवशेष वहीं पर रह गया होगा। लेकिन अगर पूछा जाए एग्जाम में कि किस जानवर से परिचित नहीं थे, तो घोड़ा और सिंह यानी शेर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे नगर योजना के बारे में कि उस वक्त नगर योजना कैसी थी। तो नगर योजना वे 4 दियारी से घरें बनी हुई थी, ठीक है। और पूर्वी भाग था। नगर 2 भागों में बटा हुआ करता था, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी भाग को उच्च वर्ग कहा जाता था और उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और पूर्वी भाग में निम्न वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ का नगर 3 भागों में बटा हुआ था। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मिडिल वर्ग यानी मध्यम वर्ग में बटा हुआ था। अगर बात करें मकान किस चीज़ से बनता था, तो पक्की ईंटों से बना हुआ करता था। ईंटों की अगर साइज़ की बात करें तो 4:1 का अनुपात में होता था। 4:1 याद रखेंगे, 4:1 को, ठीक है। और मकान का आकार आयताकार हुआ करता था। मकान का आकार आयताकार, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, ओके। सड़कें समकोण पर काटती थी और भूमिगत जल निकास प्रणाली की यहाँ पे सुव्यवस्थित ढंग से ये प्रणाली चल रही थी। वह उस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता के जितने सारे कमरे थे उसके दरवाजे सड़क पीछे की ओर खोलते थे, लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जिसका दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। इस बात को याद रखेंगे। अगर बात करें मृदभांड के, तो मृदभांड 2 तरह का हुआ करता था। एक साधारण मृदभांड, एक रंगीन मृदभांड होता था। साधारण मृदभांड में केवल लाल रंग का यूज हुआ करता था, लेकिन रंगीन मृदभांड में लाल और काला रंग का यूज हुआ करता था। आकृति, और इस मृदभांड पर अनेकों आकृतियाँ भी बनी होती थी। और शिले की बात करें तो शिले किससे बना हुआ करता है? सिलखड़ी पत्थर जो होता है उससे शिला बना होता था, यानी मोहर शिला। ये मोहर सर्वोत्तम काला था। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वोत्तम काला कोई था तो शिला बनाना था, जिसका आकार 2 से 2.5 सेंटीमीटर था। इसका आकार कौन कौन से आकार का था? तो आयताकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, वर्गाकार था। सबसे ज़्यादा अगर शिला देखा जाए तो वर्गाकार आकार में मिला है। किस आकार में मिला है? वर्गाकार। इन सारे आकृतियों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मैथ का ज्ञान था, ज्यामितीय ज्ञान था, ओके। सबसे ज़्यादा शिला किस स्थल से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। इस बात को याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा किस स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो। मृण मूर्तियों की बात करें तो मृण मूर्तियों का अर्थ है मिट्टी की मूर्तियाँ। मृण मूर्तियों का अर्थ क्या है? मिट्टी की मूर्तियाँ। टेराकोटा एक बना हुआ मूर्ति है जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ, पक्की हुई मिट्टी से बना था, पक्की हुई मिट्टी से बना था। और मृण मूर्तियाँ खिलौने, देवी देवता, पशु पक्षी, मगर ये सारे चीज़ों का हुआ करता था। उसके बाद करें, इसमें कांसा का यूज होता था, इसी कारण से इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता थी, ओके। और कांस्य युगीन सभ्यता को ही नगरीय सभ्यता कहा गया। कौन सी सभ्यता? नगरीय सभ्यता। कांसा में 2 चीज़ से यूज होता था, कॉपर और टिन। कॉपर 85% था
और टीन 15% था। और जिस विधि से, जिस तकनीक से यह मूर्ति बनाई जाती थी उसका नाम है लॉस्ट वैक्स तकनीक। कौन सा नाम है? लॉस्ट वैक्स तकनीक। पतन के कारण, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण क्या है? तो अनेक इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जैसे जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग बाढ़ के कारण इसका पतन हुआ, रैंकर्स के अकॉर्डिंग भूकंप के कारण इसका पतन हुआ, कैनेडी कहते हैं कि महामारी से इसका पतन हुआ, व्हीलर कहते हैं कि वाह्य आक्रमण से इसका पतन हुआ, आर एल एस्टिन कहते हैं जलवायु परिवर्तन से इसका पतन हुआ, जबकि IIT खड़गपुर कहता है कि इसका पतन सुखाड़ से हुआ। तो लेकिन सबसे अगर मान्य देखा जाए इसमें कौन सा था, तो बाढ़ वाला सबसे ज़्यादा माना जाता है। ओके, अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख स्थल से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखो हड़प्पा से क्या क्या मिला हुआ, इस बात को याद रखेंगे। हड़प्पा से पासा के साक्ष्य मिले हुए हैं, मजदूरों के आवास मिला है, अनागर मिला हुआ है, मातृ देवी की मूर्ति मिला है, पृथ्वी के गर्भ में उगता हुआ पौधा को दिखाया गया है, कब्रिस्तान यानी R37H मिला हुआ है, स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य मिला हुआ है। क्या क्या मिला है? पासे, मजदूरों के आवास, अनागार, मातृ देवी की मूर्ति, पृथ्वी के गर्भ में उगता हुआ पौधा, कब्रिस्तान R37H स्वास्तिक चिन्ह। ओके, और बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा अगर स्थल कोई देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का, वो मोहनजोदड़ो था। 1980 से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया। बृहद स्नानागार यहीं से मिला हुआ है, बड़ा अनागार यानी सबसे बड़ी इमारत यहीं से मिली हुई है, सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है, तांबे का ढेर मिला हुआ है, कांस्य की प्रतिमा यानी नगण्य नृत्य करती हुई प्रतिभा मिली हुई है, प्रतिमा, पशुपति शिव मिला हुआ है, और पुरोहित मिला हुआ है, पुरोहित मिला हुआ। ओके, मैंने उसका कोई प्रतिमा मिला हुआ होगा। ओके, और घोड़ा के भी साक्ष्य मिला हुआ है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, इसको एक बार और पढ़ेंगे। तो बृहद स्नानागार मिला है, बड़ा अनागार मिला है, सूती कपड़ा, तांबे का ढेर, कांस्य की प्रतिमा, पशुपति शिव, पुरोहित। नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा से कथी कथी का साक्ष्य मिला हुआ है? तो जोता हुआ खेत मिला हुआ है, 7 अग्निवेदिका, ऊँट के साक्ष्य, लकड़ी का हल, काले रंग की चूड़ियाँ, तीनों अस्त्रों का शहर, कच्ची ईंटें मिला हुआ है। जोता हुआ खेत, 7 अग्निवेदिका, ऊँट के साक्ष्य, लकड़ी का हल, काले रंग की चूड़ियाँ, 3 अस्त्रों का शहर, कच्ची ईंटें मिला है। लोथल से गोदीवाड़ा, जहाज का नमूना, हाथी पालते थे, इसका साक्ष्य मिला है। हाथी दांत का पैमाना मिला हुआ है, चावल का छिलका मिला है, बेलनाकार मुहरे, मन के मापतौल के उपकरण मिले हुए हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, लोथल से क्या क्या मिला है? गोदीवाड़ा, जहाज का नमूना, हाथी पालते थे, इसका साक्ष्य, हाथी दांत का पैमाना, चावल का छिलका, बेलनाकार मुहरे, मन के और मापतौल के उपकरण आदि के साक्ष्य मिले हुए हैं। सबसे लास्ट हम देखेंगे चनहुदड़ो को। चनहुदड़ो में ध्रुवीकरण नहीं किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में ध्रुवीकरण मिलता है, लेकिन चनहुदड़ो का ध्रुवीकरण नहीं किया गया था। यहाँ से किस किस चीज़ का साक्ष्य मिलता है? लिविस्टिक, मन के शीशा का साक्ष्य मिला है। क्या, किस चीज़ का? लिविस्टिक, मन के शीशा के साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ आके हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ होगा, और इतना तो है कि इससे 90 से 95% क्वेश्चन अगर सिंधु घाटी सभ्यता से आएगा तो 90 से 95% क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, और इस क्लास से बाहर नहीं रहेगा। ओके, तो इसको आप रिवीजन टाइप से रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।